हेलो दोस्तों। तो आपके GS4 के मेंस पेपर के डिस्कशन की बात करते हैं। थ्योरी पार्ट का हम आज डिस्कशन करेंगे। द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द होल लेक्चर टुडे इज दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स जो आपको एडिशनल मार्क्स दिला रहे हैं। एवरीबडी राइट्स थ्योरी। लेट्स से कि अगर एथिक्स और वैल्यूज पे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप एथिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, आप लॉज की डेफिनेशन लिखेंगे, वैल्यूज की डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन what fetches you more marks than anybody else is the question, right? Is the example that you quote with the question. तो आज हम क्या करेंगे, इन सभी questions को, right? थ्योरी तो बहुत ही सिंपल है कि आपको चीज़ें डिफाइन करनी है, इनको हम एग्जाम्पल्स के टर्म्स में समझेंगे एंड यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपका नज़रिया जो है सवालों को देखने का वो काफ़ी ज़्यादा आज बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको एथिक्स और वैल्यूज़ का रोल बताना है कि आपकी कंट्री एज नेशनल पावर एमर्ज हो। और वो बता भी रहे कि नेशनल पावर कैसे एमर्ज होगी, जब आप 3 चीज़ों पे काम करोगे। वो कह रहा है ह्यूमन कैपिटल पे काम करोगे, सॉफ्ट पावर पे काम करोगे और सोशल हार्मनी पे काम करोगे, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि इन जनरल व्हाट विल समबडी राइट, पीपल विल राइट नेशनल पावर क्या होती है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज का क्या रोल है। वेरी सिंपल। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। दीज एग्जांपल्स विल फेच यू मार्क्स। फॉर एग्जांपल किस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए सबसे पहले तो आप अपनी पॉलिसी मेकिंग एथिकल कीजिए। पॉलिसी मेकिंग एथिकल कैसे होगी, राइट? लेट्स से कि मैंने फिजिकली डिसेबल्ड के लिए डिफरेंट पॉलिसी बना दी, मैंने पेंशंस के लिए डिफरेंट पॉलिसी बना दी, आई मेड सर्टन पॉलिसीज ऑन मेंटल हेल्थ एज वेल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि एथिक्स भी पॉलिसी में आ रहे हैं। लेट्स से कि आप हमेशा कहते हैं कि किसी भी नीडी की हेल्प करनी चाहिए, है ना, फिजिकली डिसेबल्ड की हेल्प करनी चाहिए, राइट? तो नाउ व्हाट यू डूइंग, यू मेकिंग पॉलिसीज फॉर देम। तो आप देख रहे हो आपने कितनी सिंप्लिसिटी से पॉलिसीज को यहाँ पे केटर कर दिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट की पॉलिसीज। मान लीजिए कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो एनवायरमेंट की बात करता है। तो इवेंचुअली आपने क्या किया, एनवायरमेंटल पॉलिसीज बना दी, राइट? तो ये सभी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू सिस्टम को जज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक थोड़ा एलाबोरेट एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एनवायरमेंट पॉलिसीज है ना, अब इंडिया चाहता है कि भाई वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर भी बने। कैसे बनेगा? लेट्स से कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे बहुत ज़्यादा काम किया, राइट? इंडिया खुद की तो डेवलपमेंट की बात कर ही रहा है सोलर एनर्जी में, प्लस इंडिया इज ऑल्सो एसोसिएटिंग इटसेल्फ विद ऑल अदर यूएन मेंबर्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ सोलर अलायंस, राइट? तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सॉफ्ट पावर भी तो इमर्ज हो रहे हो। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली मैं वैल्यूज़ और एथिक्स को और आगे कैसे लेके आऊँगी, अगर मैं गुड गवर्नेंस करूँगी। गुड गवर्नेंस मतलब कि आप इम्प्लीमेंटेशन सही कर रहे हो, आप करप्शन फ्री हो, आप इंटीग्रिटी से काम कर रहे हो, आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो। इन सभी चीज़ों को डालना ज़रूरी है। एंड द रोल ऑफ जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी में मान लीजिए कई बार आर्बिट्रेशन के केसेस होते हैं, राइट? आर्बिट्रेशन में क्या हो रहा है कि 2 पार्टीज में यू गेट अ बेसिक आर्बिट्रेशन आप करा देते हैं कि रादर देन पनिशिंग थिंग्स या रादर देन पनिशिंग पीपल या फाइन्स लगाने की जगह या कुछ और सजाएं देने की जगह आप एक लॉजिकल मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं। ये जो आर्बिट्रेशंस हैं ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी एथिक्स को ही प्रमोट करें। मान लीजिए कि लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आईआर में समझने की कोशिश करूं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बिल भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो लेट्स से कि किसी कंट्री के साथ आई हैव एन इकोनॉमिक इशू, राइट? rather than punishing the country, right, what happens is 2 countries आपस में एक लॉजिकल सोल्यूशन पे आ जाती हैं जो दोनों पार्टीज को बेनिफिशियल है। तो आप देख रहे हो जुडिशरी भी तो एथिक्स और वैल्यूज को जो है आगे बढ़ा रही है। द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लोमेसी। जो डिप्लोमेसी है, राइट, अगर आप देखा हो आपने तो इंडिया हमेशा ही सॉफ्ट पावर रहा है, एक बिग ब्रदर एटीट्यूड रहा है हमेशा से। बहुत रिसेंटली हम हार्ड लाइनर्स हुए। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन ड्रिवन बाय आवर वैल्यू सिस्टम्स, वी हैव ऑलवेज बीन ड्रिवन बाय आवर एथिक्स। तो इन सभी चीज़ों को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। एंड लेट्स से योर मीडिया प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया कितना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सोशल हार्मनी बनी रहे, राइट, वैल्यू सिस्टम भाईचारा बना रहे। रादर अगर आप अगर आप प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल आपकी फ्रेटर्निटी की बात करता है, उसमें मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मीडिया उसको पॉजिटिव चीज़ों में दिखाए तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आपकी कंट्री में जो सोशल हार्मनी है वो बहुत ज़्यादा बदलेगी। तो आप देख रहे हो एवरी एस्पेक्ट अराउंड यू एक्चुअली plays a role
जिससे कि कहीं ना कहीं एथिक्स और वैल्यूज इन सब चीज़ों को लीड कर सकता है। सिमिलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन सिस्टम। ध्यान रखना, एथिक्स तो आप हर जगह कोट कर सकते हो, लेकिन दो पैराडाइम्स पे आपने बात करनी है, एथिक्स भी और वैल्यूज भी। वैल्यू सिस्टम कैसे आता है? फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो वैल्यूज को प्रमोट करे, द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड इसको प्रमोट करे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब द क्वेश्चन सेज डिस्कस, है ना, तो कोशिश हमारी क्या रहेगी कि दूसरी चीज़ों, जो दूसरा एस्पेक्ट है क्वेश्चन का, उस पर भी ध्यान दिया जाए कि क्या हमेशा आप एथिक्स और वैल्यूज से ही एक जो द टर्म ओवर हियर इज नेशनल पावर बन सकते हो। अब ध्यान रखना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम रोहिंग्या रिफ्यूजीज का केस लेते हैं, राइट। क्या इंडिया ने सभी तरह के रोहिंग्या रिफ्यूजीज को रिफ्यूज दिया अपनी कंट्री में? राइट। एक ऐसा समय आया कि हमने अपने रिसोर्सेज को प्रेफरेंस दी रादर देन रोहिंग्या रिसोर्सेज, तो रेफ्यूजीज। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने एथिक्स को भूल गए? नहीं, द आइडिया वाज हैविंग द नेशंस रिसोर्सेज फॉर इटसेल्फ पहले, बिकॉज इंडिया ने ऑब्वियसली जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उनको साइन भी नहीं किया है। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि हमेशा हर सिनारियो में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। या रादर आप डिफेंस इश्यूज ले लीजिए, है ना, कितनी बार आप आफ्सपा लग जाता है कितने रीजन्स में, या यूएपीए लग जाता है ना, तो आप क्या करते हैं? क्या उन जगहों पे आप ये सोच सकते हैं कि रादर देन बीइंग अ हार्डलाइनर मुझे एथिक्स के हिसाब से चलना चाहिए? या एक और एग्जांपल लेते हैं, कई बार क्या होता है बॉर्डर रीजन्स पे जो गांव होते हैं उन्हें खाली कराना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहा, डिफेंस आपका या फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी? राइट। सो आपने क्या किया, आपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दिया दैन दी एथिकल पार्ट की शायद गांव वालों को वहां से नहीं हटाना चाहिए था, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम सिर्फ एथिक्स और वैल्यूज का नहीं बल्कि द कीवर्ड विल बी रैशनैलिटी, कि जो रैशनैलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उनके हिसाब से हम काम करें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वैक्सीन नेशनलिज्म भी है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही उसे बुक कर लिया, राइट। क्या ये चीज़ लेजिटिमेट है? क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई कंट्री सिर्फ अपने ही लोगों की वैक्सीन के बारे में सोचे एंड नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, या नॉट अबाउट एनी अदर पर्सन? ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे इसको नेगेट किया जाए कि अब भाई मैं मॉरली सबको दूं एंड खुद लास्ट लूं, या फिर रैशनैलिटी के बेस पे अपने ऊपर लूं। तो अब आप देख रहे हो सेम चीज़ को हमने कितने सारे एग्जाम्पल से डिस्कस किया है। ये सारे एग्जाम्पल्स यू कैन कोट इन योर एग्जाम, और आप देखोगे आपके मार्क्स लीप्स एंड बाउंड से इंक्रीज हो जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन का दूसरा साइड डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लिए तो हमने ऐसे भी एग्जाम्पल लिए जहाँ पे एथिक्स और वैल्यूज हमेशा आपकी पॉलिसीज को या सोशल हार्मनी को डिसाइड नहीं कर पाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके राइट्स हो जाते हैं, सो व्हाट डू यू डू, राइट। यू कैन से कि उनको एथिकली या वैल्यू सिस्टम से हैंडल किया जाए, वहां पे एज अ हार्डलाइनर आपको काम करना ही पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री वीडियोस जहाँ पे एथिक्स और वैल्यूज डिस्कस की गई हैं। मेंस क्रैश कोर्स में भी इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई विल बी शेयरिंग द PDF विद यू इन अ वीक और सो, और वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सेज एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या? एसोसिएटेड नहीं है किसी चीज़ के साथ, रादर ये अपने आप में एक अलग टूल है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं बात करता है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान देना, 3 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एजुकेशन इंजंक्शन नहीं है, एजुकेशन अपने आप में एंटिटी है। दूसरा, 2 चीज़ें कह रहा है ये कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है प्लस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भी। तो जो भी आप एग्जाम्पल्स दोगे, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स दोगे। नाउ इस वर्ड को या इस सेंटेंस को याद रखते हुए आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एग्जामिन करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बताओगे? ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट सर्टन थियोरी थिंग्स, हाउ इट हेल्प्स XYZ, लेकिन एग्जाम्पल्स व्हाट विल फेच यू मार्क्स। बहुत सिंपल है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो, अगर आपने NAP पढ़ा है तो NAP कहता है कि हम वैल्यू सिस्टम और मॉरल्स पे काम करेंगे। वील वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात होगी, और एथिकल कैपेसिटीज, इमोशनल कैपेसिटीज पे बात होगी। नाउ दे हैवंट गिवन द
एग्जैक्ट वेज हाउ इट विल बी डन, बट जहाँ उन्होंने बेसिक आइडिया दिया है वहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल के लेवल पे इन चीज़ों को करने की बात की है। लेकिन मैंने आपको बताया था जितना इंडिविजुअल पे लिखना, आप ये भी बताओगे कि एनईपी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रही है। एनईपी का डॉक्यूमेंट कहता है कि हम इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, हर एक को हक होगा इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन का एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल द अदर डायमेंशंस लाइक एथिक्स। तो देख रहे हो हु विल गेट एडिशनल मार्क्स, जो इंडिविजुअल के पॉइंट्स अलग कोट करेगा और जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट्स अलग कोट करेगा। बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे हमेशा कही है, नेगेटिव पार्ट जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिन का है कि क्या एजुकेशन जो है सही में डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और सही में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करती है। नाउ द पॉइंट टू कोट हियर इज कि क्या पैरामीटर है टू इंश्योर। मान लीजिए कि एनईपी ने कह दिया कि हम इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, लेकिन व्हाट इज द मेजर, क्या पैरामीटर है जिस पर डिसाइड होगा। मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि एथिक्स 5 से 6 हो गया तो इट्स गेटिंग बेटर, व्हाट आर द वैल्यूज जो 5 या 6 पे जा रही हैं। तो इन चीज़ों को आप एज क्रिटिसिज्म वहाँ पे बताओगे। तो ऑब्वियसली इवेंचुअली जैसे जैसे डिटेल्स बाहर आएंगी, जैसे जैसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट होंगे, चीज़ें बनेंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ व्हेन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 2020 यू शुड राइट कि इन पैरामीटर्स पे अभी तक बात नहीं हुई है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल लेवल है, ये ना इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो शायद डिफर करती हैं, इनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मदर टंग वाले इशूज़, तो इनको भी आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो। नाउ एवरीबडी विल राइट कि एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन मेकिंग अ वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन में सोशली आप बहुत अपलिफ्ट होते हो, लेकिन कैसे? ओनली व्हेन यू कोट एग्जाम्पल्स यू गेट योर मार्क्स इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अकॉर्डिंगली हमने क्रैश कोर्स में एनईपी का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है, टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया है, आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. Do you agree with the view? Justify. ध्यान देना कीवर्ड्स क्या है। वो कह रहा है हेट्रेड जो है राइट वो डिस्ट्रक्टिव है। किस किस चीज की डिस्ट्रक्टिव है? दो चीजों की बात कर रहा है। कह रहा है एक इंडिविजुअल पर्सन की विजडम और कंसाइंस। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करोगे तो हम किसकी बात करते हैं? मॉरल्स की, वैल्यूज की, राइट। एंड पॉइजन्स अ नेशन स्पिरिट, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि आपको नेशनल स्पिरिट पे भी बात करनी है। तो आप लिखिए कि डेफिनेटली यस, हेट्रेड और डिस्ट्रक्शन जो है किसी भी इंसान की विजडम और कंसाइंस को अफेक्ट करता है, उनके पर्सनल मॉरल्स अफेक्ट हो सकते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल आता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से यूथ्स को रिक्रूट करते हैं आईसिस में, कितनी बार इन चीज़ों को रोका गया है। तो जो एक यूथ की अग्रेशन है राइट, जो हेट्रेड है, वो उनके पर्सनल मॉरल्स को करप्ट करती है, जिसकी वजह से पीपल गेट रिक्रूटेड। अब होता क्या है, जब यही पर्सनल मॉरल्स जो हैं एक लार्जर लेवल पे आ जाते हैं, पर्सन से कम्युनिटी की तरफ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली नेशन को इशूज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितनी सारी ऐसी जगह हैं जहां हम कहते हैं सेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं राइट, तो इवेंचुअली क्या होता है, रीजनलिज्म बढ़ जाता है उनसे या कम्युनलिज्म बढ़ जाता है। तो यही जो सिंगल लेवल पे चीज़ें हैं, पर्सन से जब कम्युनिटी की तरफ चली गई तो नेशन की स्पिरिट हैम्पर हो गई। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हम तो इन जनरल कह रहे हैं कि हेट्रेड हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो ओरिजिन ऑफ हेट्रेड है हो सकता है ये लेजिटिमेट भी हो। फॉर एग्जाम्पल आफ्सपा, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत जगह कि आफ्सपा में बहुत सारे इश्यूज हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाए। तो आप देख रहे हो पीपल हु गो अगेंस्ट दीज थिंग्स, या जो जिनके ऐसे इश्यूज हैं जो आसपा की वजह से आए हुए हैं, उनके कंसर्न्स डेफिनेटली लेजिटिमेट है। तो द आइडिया शुड बी कि हमेशा इन कंसर्न्स को और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाए, सो दैट जो हेट्रेड है उसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि एक सिंगल इशू जो है विद द हेल्प ऑफ सर्टन फैक्टर्स एक नेशनल इशू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनी स्मॉल इशू विद द हेल्प ऑफ मीडिया इन अ नेगेटिव वे कैन टर्न इन टू नेशनल लेवल। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ भी है दैट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से कि आफ्सपा के इशूज है, ये सामने कैसे आए? ओनली बिकॉज मीडिया इन चीज़ों को सामने लेके आई। तो मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि हमेशा ही चीज़ खराब नहीं होती, बट विद द हेल्प ऑफ सर्टन थिंग्स ये चीज़ें जो है हमेशा इंक्रीमेंट भी होती हैं। ठीक है, तो हमेशा ही दोनों पैराडाइम्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआई, कैन दे बी लर्नड? सिंपल, ईआई क्या होता है, ईआई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एवरीबडी वुड हैव
वर्कड ऑन इट, है ना, कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स. हाँ, इफ़ यू कोट सर्टन एग्जाम्पल्स यहाँ पे तो यू विल गेट मोर मार्क्स. ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, द ट्रिकी पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस, कैन EI बी लर्नड? नाउ, एक बहुत ही मिसनॉर्मर क्या होता है स्टूडेंट्स में कि इमोशनल इंटेलिजेंस है बचपन में जो आ गई वैसी ही रहेगी. ऐसा नहीं होता. याद रखिएगा, EI कैन ऑल्सो बी लर्नड. हाँ, आपकी फाउंडेशन नहीं बदली जा सकी, बट द कीवर्ड ओवर हियर इज रीओरिएंट. जरूर किया जा सकता है, आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है. आप देखते हो कि आप जब सिलेक्ट होते हो उसके बाद आपको ट्रेनिंग होती है. क्यों? सो दैट चीजें रीओरिएंट की जा सके. एंड एक्सपीरियंसेस कितने इंपॉर्टेंट है. योर एक्सपीरियंसेस मेक्स अ पर्सन, राइट. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि EI जो है एक्सपीरियंस से भी बदला जा सकता है, एंड EI जो है एजुकेशन से बहुत बदला जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल ग्रोइंग अप, योर फैमिली, द सराउंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पैराडाइम फॉर योर इमोशनल इंटेलिजेंस. लेकिन इवेंचुअली व्हाट हैपन्स इज, जितना आप पढ़ाई करते हो उतना ही ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोविड मैनेजमेंट से कितना सीखा गया. डिजास्टर मैनेजमेंट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में व्हाट हैपेंस इज, एक तरफ होते हैं आपके रूल्स, पर एक तरफ यू नो दैट पीपल आर इन नीड. सिमिलरली दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन कोविड. क्या आप एग्जैक्टली रूल्स फॉलो करो या जो जनता की नीड है उनको फॉलो करो, तो वहाँ पे EI बहुत ज़्यादा काम आती है. तो होता क्या है, वंस यू गो थ्रू मैनेजिंग सच डिजास्टर्स, अगली बार शायद आप मोर ह्यूमेन या मोर कंपैशनेट हो जाते हो. सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोन्स का डिजास्टर मैनेजमेंट है, कितना ही इंपॉर्टेंट है. कई बार केस स्टडीज आती हैं आपकी दैट XYZ पर्सन हैज लॉस्ट एवरीथिंग इन साइक्लोन, दे डोंट हैव अ लेट्स से आधार कार्ड. व्हाट विल यू डू? विल यू गिव देम व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू? नाउ व्हाट डू यू डू? डू यू गिव देम व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू, और या आप रूल्स की बात करोगे? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे EI बहुत काम आती है. तो EI एक्सपीरियंस से भी लर्न की जा सकती है. और बिकॉज कोविड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू शुड डेफिनेटली कोट. या अगर आपको लगता है किसी और क्वेश्चन में आप कोविड को कोट कर सकते हो, डेफिनेटली दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सिमिलरली, इमोशनल इंटेलिजेंस पे फ्री वीडियोस बहुत हैं, क्रैश कोर्स में देयर बीन डिस्कशंस, वो भी आप हमारे इन पे देख सकते हैं. सिमिलरली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई? नाउ, इस क्वेश्चन को ना डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल सोचने लग जाते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स है, लेकिन हमेशा ही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इंपॉर्टेंट है. पहले आप क्या करोगे, आप बुद्धा की टीचिंग्स लिखिए, आपको जो पता है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, ये सभी चीज़ों के बारे में लिखिए. एंड जो बेसिक प्रिंसिपल थे, राइट धम्मा संघा, इनके बारे में. अब आप इनसे करंट एग्जाम्पल्स को एसोसिएट कीजिए. दैट इज व्हाट विल फेच यू मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल, कंपैशन कितना बड़ा पॉइंट है जो बुद्धिज्म की बात करता है. तो कंपैशन एंड कोविड-19 डिजास्टर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कि जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि अब इंसान रूल्स को फॉलो करे या फिर जो पर्सन को एक्चुअल नीड है उसकी हेल्प करे, राइट. कंपैशन और कोविड-19 तो कितना रेलेवेंट एग्जाम्पल है. सिमिलरली, आप मान लीजिए कि धम्मा संघा की बात है. संघा देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही बात करता है फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, राइट. तो संघा का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कितना रेलेवेंट एग्जाम्पल है. सिमिलरली, आप राइट स्पीच की बात कीजिए. आजकल हेट स्पीच कितना ज़्यादा न्यूज़ में, कि चीज़ों को सही तरीके से बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस हेट स्पीच, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेक्युलरिज्म पे इशू हो जाते हैं, कम्युनलिज्म पे इशू हो जाते हैं. तो मेक श्योर कि रादर देन लुकिंग फॉर एग्जाम्पल्स, आप पहले बुद्धिज्म के बारे में सोचें, उनकी मेन अंडरस्टैंडिंग लिखें, एंड देन उससे एसोसिएटेड एग्जाम्पल्स लिखें. बहुत ही डिटेल में फ्री में आप देखोगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारा कुछ कवर्ड है. रादर वी हैव कवर्ड अ स्पेसिफिक क्वेश्चन जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लॉ, लव, कंपैशन किस तरह से एक पर्सन को एथिकल बना सकता है. तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड जिनसे यू कुड हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी. आपको बताना है कि विल टू पावर रहेगी, कि आपको पावर चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि पावर जो है हमेशा रैशनैलिटी और मोरालिटी के अंडर आए, आप उन्हें क्रॉस ना करें, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो बड़ी सिंपल सी बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर की बात करते हैं. जैसे ही आपके दिमाग में इंटरनेशनल रिलेशंस आए ना, यू शुड नो कि पावर सॉफ्ट और हार्ड दोनों की टर्म्स में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि रैशनैलिटी भी फॉलो हो, मॉरल ड्यूटी भी फॉलो हो. वैक्सीन नेशनलिज्म हमने कितनी बार पढ़ा है कि जितनी आपकी कंट्री की मॉरल ड्यूटी है आपके लिए करना, उतना ही रैशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चीज़ें की जाए. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट आया था कि किस तरह से जो मेडिसिन है
उसको, या जो वैक्सीन है उसको दिया जाए, पहले हेल्थ वर्कर्स को, देन टू समबडी एल्स, देन टू समबडी एल्स. सो एन एग्जैक्ट लिस्ट वॉज मेड, राइट, रैंकिंग के लिए. तो आप देख रहे हो रैशनैलिटी की भी बात हुई कि पहले किसको ज़रूरी है, बाद में किसको, और मोरालिटी की भी बात हो रही है कि किस तरह से दिया जाना चाहिए. अकॉर्डिंगली मान लीजिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल नॉट इन योर कंट्री, बट जो आप HADR चीज़ें करते हैं ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करते हैं, आप बाकी जगह भेजते हैं जब अपने डिप्लोमैट्स को या अपनी नेवी को, राइट, वो भी तो एक तरह का सॉफ्ट पावर की तरह एक्ट कर रहे हैं आप, कि आप एज मॉरल ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उतने ही रिसोर्सेज भेजते हैं जितनी आपका कंट्री अफोर्ड कर सकती है, राइट. या आप लाइन ऑफ क्रेडिट दे देते हैं. लाइन ऑफ क्रेडिट भी तो वैसा ही है कि यू हेल्पिंग समबडी एज अ मॉरल ड्यूटी, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट भी उतनी लेजिटिमेट देनी जरूरी है जितनी की पॉसिबिलिटी है. तो बिल्कुल ये जो एग्जांपल्स हैं IR के, आप कोट कीजिए कि रैशनैलिटी और मॉरल ड्यूटी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन सब जगह ना एक से एग्जिस्ट नहीं करती. फॉर एग्जांपल जब आप मिलिटेंट आउटफिट्स को केटर करते हैं, आईसिस जैसे आउटफिट्स को केटर करते हैं, तब आप एग्जैक्टली मोरालिटी पे नहीं चल सकते, तब आपको रैशनैलिटी की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज योर नेशनल डिफेंस जो है वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है. तो हमेशा ही दोस्तों दोनों तरफ के एग्जाम्पल्स को केटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स, राइट, और रोल ऑफ एथिक्स बताना है in formulating them. Now very important things, laws and rules का differentiation. बहुत ही elaborate video है हमारा YouTube पे, but I want you to know about this as well. Laws and rules और क्या हमेशा एथिकल हो सकते हैं. ध्यान देना, लॉज क्या है, लॉज है कि एक ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन है कि सो एंड सो लॉ बना दिया गया कॉमन गुड के लिए, लेकिन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन बना रहा है, हु इज मेकिंग द लॉ, राइट. हमेशा इफ लेट्स से कि एज आम आदमी अगर मैं कह दूं कि मैं लॉ बना देती हूँ, राइट, मेरी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन अगर वो लॉ सरकार से आ रहा है उसकी डेफिनेटली लेजिटिमेसी है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन है, लेकिन दो चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए एंड सेकेंडली बाय लेजिटिमेट होना चाहिए. इसलिए आप देखोगे लॉ यूजुअली मॉरली जस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स है ना, कितना सही है, कितनी जस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन बात है, मॉरल बात है, लेकिन कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जो हमेशा एग्जैक्टली मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं बन पाते. फॉर एग्जांपल जो पहले टाडा पोटा होते थे फॉर टेररिस्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के हैं, राइट, या मान लीजिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, एग्जैक्टली मॉरल तो नहीं है लेकिन नीडेड है, राइट, इंपॉर्टेंट है. तो इन चीज़ों को केटर करना ज़रूरी है, ठीक है. रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल एक एलैबोरेट बेसिक लॉ बना दिया गया और उसको केटर करने के लिए छोटे छोटे रूल्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से RBI को छोटा लॉ, RBI कोई लॉ बना दे, सेबी कोई लॉ, सॉरी सेट्स ऑफ रूल्स बना दे. मान लीजिए कि सर्विस रूल्स होते हैं आपके, या RBI ने कोई स्कीम लॉन्च की है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स निकाल दे, कि लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, लॉज की क्लैरिफिकेशंस के लिए रूल्स बनते हैं. क्योंकि आप देखते हो लेजिस्लेशंस तो बहुत एलैबोरेट होते हैं, उनकी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप छोटे छोटे लॉज बना सकते हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, तो इट हैज़ टू बी बाय द गवर्नमेंट या कोई लेजिटिमेट एजेंसी. रूल्स जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बना सकती हैं. मान लीजिए ऑफिस टाइमिंग्स है, रूल्स हैं. तो इन सब चीज़ों को समझना है, लेकिन क्या हमेशा एथिकल हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ध्यान देना, विसल ब्लोअर के लिए जो एक्ट की बात है, राइट, विसल ब्लोअर ने बेसिकली किया क्या कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्रेट्स थे वो बाहर कर दिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल स्नोडन है, ही उनके हिसाब से उन्होंने पॉजिटिव काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो विसल ब्लो लॉ है ये एथिक्स के अगेंस्ट भी जाता है. अगर आप इसको इस तरह पोर्ट्रे करो कि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को डिफाई करके कुछ और करें, उनको भी आप बचाने की बात कर रहे हो. तो हमेशा बात एथिकल नहीं होती है, राइट. कभी कभी आप रैशनैलिटी पर भी बात करते हो कि हाँ, अगर ऐसा कोई है जिसने ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी चीज़ों को सामने लाया है जो कि लेजिटिमेट नहीं थी, उनको शायद जो रादर उनको जो सिक्योरिटी देने का काम भी है वो भी कहीं ना कहीं सरकार का है. तो इन चीज़ों को एक्सेप्शंस को कोट करना इज व्हाट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है सिविल सर्वेंट का, क्योंकि उनको हमेशा ही एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम करना पड़ता है,
राइट? तो व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट, व्हाट कंट्रीब्यूट्स, है ना, कि आपको कैसे पता है पॉजिटिव एटीट्यूड में है? अगर कोई सिविल सर्वेंट विलिंगली आ रहा है काम करने, है ना, इनिशिएटिव बाउंड जिसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहा है, पॉजिटिव मैनेजमेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का इतनी बार दिया कि कॉन्स्टेंटली आपका इशू है कि लॉज पे बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करें, उस पर जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पॉलिटिकल प्रेशर है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पॉजिटिवली डिप्लोमेसी से, राइट, पॉलिटिकल प्रोसेस को भी केटर कर रहे हो और आम आदमी की ज़रूरतों को भी केटर कर रहे हो. दैट इज व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. लेकिन हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड काम नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टेंटली आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, राइट? तो देयर विल बी अ टाइम जब आपको पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी टू सेट एन एग्जाम्पल. जैसे कि पबाड में कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन. एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे कि मैंने कहा, दूसरा एस्पेक्ट भी आप देंगे कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की बात नहीं होती, कभी कभी आपको पनिशमेंट से भी काम करना पड़ता है. ठीक है जी, चलिए, यू कैन वॉच आवर यूट्यूब वीडियोज, है ना, एटीट्यूड क्या है, हाउ डिटर्मिन्स आवर एक्शन, बहुत एलैबोरेटली डिस्कस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the main factors responsible for gender inequality in India? बहुत बार सबको ये चीज़ पता होती है कि जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है. आप कहेंगे वुमेन में हमेशा से ही एजुकेशन के इशू रहे हैं, राइट, एम्पावरमेंट के इश्यूज रहे हैं, लेट्स से कि जॉब्स में इनइक्वालिटी है, पेमेंट्स में इनइक्वालिटी है. लेकिन कुछ चीज़ों की ना आप यहाँ पे बात लिखोगे, दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. पहली चीज़, फेमिनिस्ट एथिक्स. फेमिनिस्ट एथिक्स में क्या है, अगर आपने पढ़ा है कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कह दिया गया भाई ये फीमेल्स के साथ ही एसोसिएटेड है, कंपैशन, राइट, और कुछ चीज़ें कहा गई जो मेल्स के साथ ही एसोसिएटेड है. तो हुआ क्या, जब आपने फीमेल्स को सिर्फ कंपैशन या माइल्डर चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दिया एथिक्स में, तो हुआ क्या, उनको जो एम्पावरमेंट के मौके दिए गए या जो उनसे एक्सपेक्टेड एथिक्स थे वो भी यही रहे. इसी वजह से आप देखते हो कि जब भी फीमेल्स कोई हार्ड लाइनर चीज़ों पे स्टैंड लेती हैं तो कभी कभी उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता है. तो जेंडर इनइक्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा फेमिनिस्ट एथिक्स की भी बात करता है. सो एथिक्स का सवाल है, अगर आपने फेमिनिस्ट एथिक्स की बात नहीं की है तो आपके मार्क्स कटने की कोशिश रहती है. बहुत सिंपल सी बात है कि जेंडर की जहां बात आ गई, डेफिनेटली आपको फेमिनिस्ट एथिक्स की बात करनी है. फेमिनिज्म नहीं लिखना आपको फेमिनिस्ट एथिक्स लिखना है. अगर आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे बहुत एलैबोरेटली वो पहले ही 1-2 पैराज में एक्सप्लेन करता है. दैट विल हेल्प यू. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट पीपल टेंड टू मिस, जो भी स्कीम्स हैं, आप देखोगे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो वुमेन के लिए अलग से बनाई गई हैं, राइट, पर ऐसी बहुत सी कम स्कीम्स हैं जो स्पेसिफिकली मेन के लिए बनाई गई. या तो स्कीम्स इवन बनाई गई हैं सबके लिए, या फिर ऐसी स्कीम्स हैं जो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट को केटर करें, विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये भी नोशन आता है कि वुमेन सेंट्रिक चीज़ों की नीड की ज़रूरत है. इससे ये भी पोर्ट्रे होता है कि वुमेन आर इन नीड ऑफ समथिंग, वो कहीं ना कहीं इंफीरियर दिखाने की कोशिश की जाती, राइट. यू विल हैव टू कोट दीज पॉइंट्स, है ना. ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग. आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन एम्पावरमेंट खराब चीज़ है, मैं तो कह रही हूँ चीज़ें होनी चाहिए. आज इस वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से शायद हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को कोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जेंडर इक्वालिटी लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, और एल्स एवरीबडी विल राइट कि सिंगल मदरहुड के इश्यूज़ हैं, पेमेंट इश्यूज़ हैं, बट फेमिनिस्ट एथिक्स, ऐसी जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो एथिक्स से एसोसिएट होते हैं, इनको आपको डेफिनेटली कोट करना चाहिए. सावित्री बाई फुले, अगेन वेरी टिपिकल क्वेश्चन. इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, विकिपीडिया भी पढ़ेंगे, इट शुड हेल्प. बट अगेन इस पे आई वांटेड टू डिस्कस कि जेंडर इनइक्वालिटी पे आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स क्या कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए, बहुत हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. पॉवर्टी जेंडर्ड क्यों है, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लोबल जेंडर रैंकिंग में कुछ चीज़ों पे इंडिया स्लिप कर गया, क्यों कर गया. ये सभी चीज़ें हमने अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस की थी. दैट इज व्हाई आवर स्टूडेंट्स वर वेरी सक्सेसफुल इन राइटिंग दीज आंसर्स. Next question. The current internet expansion has instilled different set of culture values which are often in conflict with the traditional values. बिल्कुल, आप लिखिए क्या differences है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और न्यू वैल्यूज़ में. फॉर एग्जाम्पल जोमेटो कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है सिट एट होम एंड ऑर्डर. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू फेस्टिवल्स, राइट. लेट्स से कि इंडिया में क्रिसमस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. नॉट क्रिसमस, मे बी जो आपकी लेट्स से कि जो
पुराने समय में अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करो, राइट, सो या आप मिडीवल इंडिया की बात करो, है ना, तो कहीं ना कहीं क्रिसमस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और मे बी क्रिसमस बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, शायद अगर आप वैलेंटाइंस डे की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट, थैंक्स गिविंग, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। न्यू ईयर ले लीजिए कि अगर मैं एक दो चीज़ों की बात करूँ, हिंदू न्यू ईयर जो आप नवरात्रे कहते हैं, दोज यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है 31 दिसंबर है सडनली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें हैं जो पुराने वैल्यू सिस्टम से अब बदल गई हैं। सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ, तो अब आप मेंटल हेल्थ की तरफ आ गए हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो सुशांत सिंह राजपूत की कंट्रोवर्सी बहुत देर चली, तो इंटरनेट की मदद से या मीडिया की मदद से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम सेक्स मैरिजेस, राइट, ये बहुत ज़्यादा आगे आई हैं। फॉर एग्जांपल और भी चीज़ें हैं कि मान लीजिए कि पहले ओल्ड एज बिल्स आ गए, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए एक्ट्स आ गए हैं, राइट, हमेशा से नहीं होते थे, हमेशा हमारे वैल्यू सिस्टम में है दैट यू शुड हेल्प अदर्स, बट इन पे स्पेसिफिक एक्ट्स बनाना इज हाउ आपकी वैल्यूज़ बदल रही हैं, राइट, चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। ट्रिपल तलाक इशू है, कितना ही इंपॉर्टेंट इशू है जो अब केटर हुआ है। तो आपकी वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस आ रहा है जो कि डिफरेंट तरीकों से, चाहे किसी पॉलिसीज़ की वजह से, चाहे जुडिशरी की वजह से, या चाहे किसी और केसेस की वजह से आगे आया। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन वैल्यूज व्हिच आर स्टिल द सेम, और एज पर योर नॉलेज आप उन वैल्यूज को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करनी चाहिए कि इफ़ यू हैव सर्टन स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो आपको अपनी लाइफ से लगता है, यू कैन ऑलवेज कोट देम, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल पहली चीज़ क्या कहती है? कंडेम नन, if you can stretch out helping hand do so, if not fold your hands, bless your brothers and let them go their own way। कि आप यदि तो हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते तो हैंड्स फोल्ड कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए और उनको अपने पे जाने दीजिए। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट सर्टन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, है ना, आपके एजुकेशन के समय पे कि पीपल XYZ डिड नॉट हेल्प यू बट स्टिल यू एंडेड अप हेल्पिंग देम, आपने उनका कोई नुकसान नहीं किया, कोई ईविल नहीं किया, ऑलवेज कोट देम। कई लोग इन पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी एक सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं या आप किसी एक कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं एंड पीपल हैव डन सम सॉर्ट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, राइट, तो यू शुड लेट देम बी, राइट। आप ऑनर किलिंग मत कीजिए, आप लव जिहाद की तरफ मत जाइए। इन चीज़ों को भी आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन एग्जाम्पल्स, बट इन चीज़ों को कोट किया जा सकता है बिकॉज ये न्यूज़ में रहती हैं। जुडिशरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जुडिशरी में हर एक इशू सेपरेटली फाइल होता है, राइट। आप कभी भी जजमेंट्स देखोगे, आप देखोगे हर एक इशू पे अलग तरीके की जजमेंट है, राइट। एंड यू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार गिल्टी कर दिया, मान लीजिए 5 चीज़ों पे इल्ज़ाम लगाया आप पे, तो 5 को अलग अलग प्रूफ करना ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पे हो गया तो बाकी सब भी हो जाएंगे, राइट। इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पॉलिसीज़ की बात करते हैं, पॉलिसी हमेशा वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट की बात करती है। पॉलिसी कभी ईविल की बात नहीं करेगी, पॉलिसी आपको एक्सक्लूड करने की बात नहीं करेगी। एंड एन वेरी इंपॉर्टेंट इशू, रोहिंग्या इशू। हो सकता है इंडिया ने बहुत ओपनली हेल्प नहीं किया, लेकिन इंडिया ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे ये भी नहीं कहा कि आप उनको हेल्प मत कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो वाइल राइटिंग एन आंसर। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, महात्मा गांधी कहते हैं, राइट। बहुत हमने स्टैंडर्ड सवाल डिस्कस किए थे इन पे, यू कैन टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी, लेकिन आई वांट टू डिस्कस समथिंग हियर कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि सर्विस का आइडिया ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी से नहीं, लेकिन जो आप बाकियों के लिए करते हैं, योर एबिलिटी टू सिंपथाइज विद देम, टू कनेक्ट विद देम, टू बी इन सॉलिडारिटी विद देम, इन चीज़ों को ज़्यादा किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद इन बाउंड्रीज की चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं, सर्विस जो भी आप कर रहे हैं, रैशनल हो, एथिकल हो, मॉरल हो, वैल्यू ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं है कि इफ़ समबडी आस्क्स यू टू हेल्प देम इन मर्डरिंग समबडी, दैट इज़ नॉट सर्विस। अगर कोई आपको किसी बुरी आदत के लिए हेल्प चाहता है और वो चीज़ रैशनैलिटी एथिकल नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। इन एस्पेक्ट्स को भी कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, राइट। अब सर्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मेरी हेल्प किसी ने नहीं की, आई विल नॉट ऑल्सो हेल्प अदर्स, लेकिन गांधी जी ये नहीं कहते थे। तो ये चीज़ भी आपको कोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एंड यू कैन, सिंस द क्वेश्चन सेज what it means to you, you can always quote certain examples जो आपको अपने एंड पे अपनी लाइफ से एसोसिएटेड लगते हैं। ठीक है जी, आखिरी सवाल आज का। A system of morality
which is based on relative emotional values is mere illusion, right? A thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. सोक्राट्स कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सोक्राट्स कहते हैं कि एक आपका मॉरल सिस्टम जो कि इमोशनल वैल्यूज पे है, रिलेटिव, राइट, वो मोरालिटी हो ही नहीं सकती. वो कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड है मोरालिटी का, दैट शुड बी देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके उसके बारे में इमोशंस क्या है. वो कह रहे हैं कि चॉइस बेस्ड ऑन इमोशंस मोरालिटी कैसे हुई, वो तो आपने इमोशन के बेस पे कर दिया, राइट. मोरालिटी तो सच स्टैंडर्ड होनी चाहिए, राइट. तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली कोट कीजिए कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि चॉइस बेस्ड ऑन इमोशंस मोरालिटी ना हो, लेकिन इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना भी ज़रूरी है, राइट. कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करोगे कि एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही है. इमोशनल इंटेलिजेंस तो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एथिक्स और मोरालिटी का. तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ये तो नेगेट ही कर देता है इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को. तो दोनों ही चीज़ों के आप एग्जाम्पल्स अपने एंड पे डेफिनेटली कोट कर सकते हो, ठीक है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, दोबारा बता देती हूँ. सोक्रेट्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी चॉइस बेस्ड ऑन इमोशंस है तो वो मोरालिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोरालिटी तो स्टैंडर्ड है, राइट. अगर आप हर इमोशन के हिसाब से मोरालिटी बदल रहे हो देन इट इज नॉट मोरालिटी. डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आपने मोरालिटी बदल ली. यू वर फीलिंग कंपैशनेट, आपने मोरालिटी बदल ली. यू वर नॉट फीलिंग कंपैशनेट, मोरालिटी डिफरेंट हो गई, राइट. तो इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन इमोशंस. लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमेशा दूसरा साइड देना इंपॉर्टेंट है. तो हमने तो पढ़ा ही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो तो पूरे के पूरे आइडिया को ही नेगेट कर देता है. तो दोनों पार्ट्स को आप लिखिए, एग्जाम्पल्स कोट कीजिए, एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू विल सी एट द एंड ऑफ योर होल थिंग कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपके मार्क्स जो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, or I hope this will help you out in writing your mains next year or whenever you've written it or you're planning to write it. ठीक है जी, चलिए, that was all from my end. Okay दोस्तों, bye bye.